सुप्रभातम। आप सभी को सादर शुभाशीष। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड में निर्धारित 10वीं कक्षा में आज हम संधि ज्ञान का अध्ययन करेंगे। व्याकरण चाहे हाई स्कूल का 10वीं का हो, चाहे 11वीं का हो, 12 का हो, BA का हो, MA का हो, व्याकरण के जो भी सूत्र हैं प्राय एक समान हैं। अब हल संधि के जो सूत्र पढ़ेंगे, हल संधि के बारे में जो बताया गया है वह एक ही समान हर पाठ्यक्रम में है। ये नहीं है कि हाई स्कूल का संधि अलग है या विसर्ग संधि है तो वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हल संधि आती है, विसर्ग संधि आती है, अर्थ संधि आती है, तो वो हर पाठ्यक्रम में आपको साथ देंगे और यही चीज़ें आगे चल कर के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका यूपी टेट है, सीटेट है, MP टेट है, बिहार स्टेट है, यानी जो संस्कृत के पेपर होते हैं। हिंदी व्याकरण में भी कुछ यहाँ से प्रश्न आपको सहायक होंगे। TGT में चाहे हिंदी TGT भरें आप, चाहे संस्कृत से हो, सब में ये आपको सहायक होंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं संधि क्या है और जो 10वीं में निर्धारित है उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज संधि का अध्ययन करेंगे। जैसे लिखा है विद्याधन आलय, बराबर विद्यालय। इत धन आदि बराबर इत्यादि। जगत धनीशा बराबर जगदीशा। इन शब्दों में संधि हुई है। से विद्याधन आलय, विद्या शब्द अलग है, आलय शब्द अलग है। दोनों शब्दों को जब मिलाया गया, मेल किया गया, उनकी संधि की गई तो नया शब्द क्या मिला आपका? विद्यालय। इत धन आदि, इत शब्द और आदि शब्द दोनों को मिलाया गया तो नया शब्द क्या मिला? इत्यादि। जगत धनीशा को मिलाया गया तो क्या बना? जगदीश। इन शब्दों को यदि शीघ्रता से पढ़ा जाए तो पृथक पृथक उच्चारण नहीं हो पाता है। पृथक पृथक मतलब समझ रहे हैं? अलग अलग। पृथक पृथक मतलब अलग अलग, इसका उच्चारण नहीं हो पाता। उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं। इस स्थिति में उनका मिलजुल कर नया उच्चारण होता है। इस नए उच्चारण में जो परिवर्तन, जो ध्वनि बन जाता है, उसे संधि के द्वारा बना हुआ मानते हैं। इस प्रकार संधि शब्द का अर्थ है जोड़ अथवा मेल। संधि का अर्थ क्या है? जोड़, किसी चीज़ से जुड़ना, संधि करना। पहले देखो, राजाओं का एक दूसरे राजा से जब युद्ध होता था तो वो जब किसी से अपना बात मान मनोबल हो जाती थी, वो एक दूसरे की बात मान लेते थे, वो कहलाते थे कि हम संधि कर लिए। राजा ने क्या किया है? संधि कर ली। इतिहास में आप पढ़े होंगे देवगांव की संधि, कहाँ की संधियाँ। इतिहास में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा था। तो संधि शब्द का अर्थ आप समझ गए। इसका मतलब होता है जोड़, जोड़ या
किसी से मिलना, और इससे जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द मिलता है, उसी को हम संधि शब्द कहते हैं। जैसे विद्या धनालय बराबर विद्यालय। अब ये देख लेते हैं, संधि के भेद कितने हैं। संधि समझ गए ना, संधि कितने प्रकार के होते हैं, अभी तो बताया नहीं गया। निस्संधि का शाब्दिक अर्थ क्या, संधि किसे कहते हैं, जोड़ अथवा मेल। संधि के भेद 3 हैं। संधि के भेद कितने हैं, 3। स्वर संधि, जिसको हम अच संधि बोलते हैं, व्यंजन संधि, जिसको संस्कृत में हम हल संधि बोलते हैं, और विसर्ग संधि। 3 संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि बोलते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि स्वयं में विसर्ग है। अब बात आती है कि स्वर संधि है क्या। संधि के तो 3 भेद जान गए ना, कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच संधि, जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। अंतिम स्वर समझ रहे हैं ना, जिसे देव लिखा है, देव, देव में हर्ष आ छिपा हुआ है। देव में क्या छिपा हुआ है, ये आ छिपा हुआ है, ये हर्षा। तो यही भैया आपका है क्या, अंतिम स्वर। देव का क्या है, ये अंतिम स्वर। और आलय, आलया लिखा है, आलया का जो ये आ दिखाई दे रहा है, ये वाला दीर्घ आ, जब इन दोनों को जोड़ा गया, ये क्या है, अंतिम स्वर है इस शब्द का, देव का। और आलय जो है आदि, आदि मतलब प्रारंभ। दोनों जब शब्द जुड़े तो दीर्घ आ बना। ये देखो, ये हर्ष आ दीर्घ आ को जोड़ा गया तो क्या बना, दीर्घ आ। और दीर्घ आ की ये मात्रा होती है ना। बीच में हर्ष लिखा नहीं जाता शब्दों के बीच में, उसकी मात्राएं लगती हैं, चाहे हर्ष आ हो, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे हर्ष ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे दीर्घ ओ हो, दीर्घ ई हो, सबका क्या लगता है, मात्राएं लगती हैं। तो समझ गए ना, देव धन आलय बराबर देवालय, देव धन आलय बराबर देवालय, नया समझना। इसमें कौन सी संधि हुई है, स्वर संधि है। कोई पूछ ले कौन सी संधि है, देवालय में स्वर संधि का दीर्घ संधि है। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में मिलता है तो, नहीं तो इसको स्वर संधि हम 9th में पढ़ा चुके हैं, 9th क्लास में। अब जान लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि बोलते हैं। हल, हल क्या है, हल एक प्रत्याहार है। हल क्या है, हल एक प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत, इस हल प्रत्याहार के अंतर्गत। इसीलिए हल को व्यंजन बोलते हैं, और व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि बोलते हैं।
स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि बोलते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आते हैं, इसीलिए उसको स्वर संधि बोलते हैं। अब जान लेते हैं व्यंजन संधि। जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक धन गजा, देखो का में हलंत है। अब ये जो का लिखा है ये प्योर व्यंजन है, इसमें से स्वर व्यंजन स्वर वर्ण गायब है, स्वर व्यंजन बोल दिए हैं, उसको समझ लीजिए आप लोग। दिक में जो का वर्ण है, का वर्ण से ह्रस्व आ स्वर वर्ण अलग है, प्योर व्यंजन है का। गज, गज क्या है? हाथी। तो गज में जो गा ये आदि व्यंजन वर्ण है, और का जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है। तो जब अंतिम व्यंजन से आदि व्यंजन या आदि व्यंजन है, या अगर यहाँ कोई स्वर है तो वह दोनों जुड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखो दिक धन गज बराबर दिग्गज, का धन गा बराबर गा, इसमें संधि है दिग्गज। विसर्ग संधि, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहते हैं। समझ रहे हो ना प्रिय विद्यार्थियों? जब व्यंजन का, व्यंजन यानी हल वर्ण का विसर्ग में, विसर्ग समझ रहे हो ना, ये विसर्ग का निशान है, ऐसे लगता है अंतिम वर्ण में, तो जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रायाधनचित, देखो ये प्रायाधनचित बराबर प्रायश्चित, एक नया शब्द मिला, तो इसमें कौन सा है? प्रायश्चित में। यहाँ प्रश्न बन सकता है ना कि प्रायश्चित में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग संधि के कोई भेद से पूछ लेता है तो उसका नाम देना है। अब यहाँ दिग्ग धन गजा बराबर दिग्गज हुआ है व्यंजन में, तो अगर ये इतना पूछता है कि कौन सी संधि है, व्यंजन दिया गया है विकल्प में या ऐसे, तो वहाँ व्यंजन करेंगे। अगर भेद आ गया तो भेद का नाम लेंगे। देवालया में स्वर संधि है, तो हमें आशा करते हैं कि आप कुछ समझ में आ गया होगा संधि क्या है, संधि के भेद कितने हैं। संधि का मतलब यही है कि दो शब्दों का जोड़ अथवा मेल, और उन मेल से, उनके मिलने से जो उन शब्दों में नया परिवर्तन आता है उच्चारण करने में, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद देखिए, स्वर संधि, फिर आपका है दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में सीधा व्यंजन संधि दे दिया गया, हल संधि, तो इसका मतलब है कि अज संधि आपके पाठ्यक्रम में बोर्ड वालों ने नहीं निर्धारित किया है, तो ज़्यादा अज संधि पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि आपके पाठ्यक्रम में व्यंजन है तो पेपर में व्यंजन ही पूछा जाएगा। परीक्षक की सोच, एक दो विकल्प, एक दो प्रश्न स्वर से भी दे सकता है, तो अच का भी संधि का हम अध्ययन कर लें और हल संधि का भी अध्ययन कर लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो संधि पढ़ाई गई है, ये संधि केवल हाई स्कूल के लिए ही नहीं है, ये इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भी सहायक होगा, बीए की परीक्षाओं में भी आपको सहायक होगा जो संस्कृत विषय से करेंगे, हिंदी में भी ये सहायक है। ऐसा नहीं है कि ये व्याकरण केवल संस्कृत के लिए ही,
संस्कृत का जो व्याकरण होता है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यदि आप भविष्य में अध्यापक बनना चाहेंगे हिंदी का, टीजीटी की परीक्षा में बैठेंगे और एलटी ग्रेड की परीक्षा में बैठेंगे या अन्य राज्यों के सहायक अध्यापक ग्रेड की परीक्षाओं में बैठेंगे, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे आपका बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, यदि कहीं भी आप अध्यापक हिंदी का अध्यापक बनने के लिए आप आगे पेपर देंगे, परीक्षा में बैठेंगे, तो वहाँ पर निश्चित है कि संस्कृत के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। बिना संस्कृत के हिंदी अधूरी रहती है। तो इतना ही आज हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को और सभी अध्येताओं को, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको सभी को नमः संस्कृताय। यदि ये मेरा अल्प प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। यदि हमारे चैनल संस्कृत प्रज्ञा को आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा करवधन निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाएं। अभी देखो थोड़ा हमारे अंदर कुछ डर रहता है, पढ़ाते तो हैं, ये बात कहनी नहीं चाहिए, अपनी कमी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और ना कोई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, ना कुछ है, ये थोड़ा सा दूरभाष यंत्र है, कर दूरभाष यंत्र आप समझ गए होंगे, मोबाइल, इसी से मेरी सारी वीडियो बनती हैं और मैं इसी से पढ़ाता हूँ। कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या ऑनलाइन पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस एक प्रयास कर रहा हूँ कि चलो हम भी थोड़ा प्रयास करते हैं, हम भी कुछ जानते हैं या कुछ विद्यार्थियों को हम दे सकते हैं, तो हम भी कुछ दे दें, कुछ हम भी सहयोग कर देते हैं संस्कृत जगत को, और आप लोगों का स्नेह मिलेगा हमें और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। तो तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय।